हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ब्रिटेन के नेतृत्व में चली आ रही थी वह बाधित होते नजर आई। कारण था प्रथम विश्व युद्ध का होना। प्रथम विश्व युद्ध जिसने भारी तबाही मचाई, जिसमें मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटेन, मित्र राष्ट्रों को आर्थिक सहायता मुहैया अर्थात उपलब्ध करा रहा था ब्रिटेन, तो निश्चित रूप से ब्रिटेन के ऊपर ज्यादा दारोमदार था। और इसी जिम्मेदारी को निभाने में ब्रिटेन ने अमेरिका से इतना कर्ज ले लिया कि वह कर्जदार देश बन बैठा और अमेरिका बन गया कर्जदाता। जबकि हम बात करें धुरी राष्ट्रों की, केंद्रीय शक्तियों की, तो वहां पर जर्मनी जो था वह उनका नेतृत्व कर रहा था। उनको आर्थिक सहायता जर्मनी उपलब्ध करा रहा था। यूरोप में जब भी कोई महाशक्ति उभरती थी ब्रिटेन को सबसे पहले पेट दर्द होने लगता था। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस उभरा तो ब्रिटेन फ्रांस का शत्रु बन गया। लेकिन जब फ्रांस में ब्रिटेन की फ्रेंडली सरकार आ गई और उधर जर्मनी ने सिर उठाना शुरू किया तो फिर ब्रिटेन को टेंशन आ गया और यह तनाव बाल्कान क्षेत्र में पनपा और विश्व युद्ध होने लगा। विश्व युद्ध की तबाही हुई। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए और इस युद्ध ने पूरे समाज की संरचना बदल दी। इसके बाद हमने देखा युद्धोत्तर सुधार। जब हम युद्धोत्तर सुधार की बात करते हैं तो पिछले कंटेंट में आप लोगों ने देखा कि ब्रिटेन का तो दिवालिया निकल गया। पूरी दुनिया में जो संपत्ति थी उस संपत्ति का टोटल अमेरिका की कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने सारे देशों को कर्ज दिया हुआ था। लेकिन युद्ध के बाद सुधार क्या हुआ? युद्ध के बाद यूरोप में सुधार यह हुआ कि खासकर पूर्वी यूरोप में हमने देखा कि वहां वापस गेहूं की पैदावार होने लगी और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो गेहूं उगाए गए थे उनका कोई खरीदार बचा नहीं और इस प्रकार गेहूं की पूरी दुनिया में भरमार हो गई। दूसरी तरफ युद्धोत्तर सुधार के बारे में बात करें तो युद्ध के दौरान ही भारत और जापान में उद्योग धंधे पनपने लगे थे। अब भारत में चूंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था यहां पर, तो इसलिए युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत में दोबारा स्थापित नहीं हो पाया। यहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, तो ब्रिटेन से आने वाली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने के कारण ब्रिटेन दोबारा भारत में पैर जमा नहीं पाया। उधर जापान भी एक नई शक्ति के रूप में उभरने लगा। यह था युद्धोत्तर सुधार। अब अपन देखते हैं कि दुनिया का जो नया डॉन पैदा हुआ है अमेरिका, वहां पर युद्ध के बाद में किस तरह की सुधार प्रक्रिया चालू होती है जिसकी वजह से अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के पास में धन और संपत्ति बढ़ जाती है, माला माल हो जाते हैं। आज के इस कंटेंट में चलिए हम इसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि वे कौन सी पद्धति थी जिसकी वजह से अमेरिका में आर्थिक समृद्धि आई। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 का आज हम लेकर आए हैं भाग 9। हम महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था कैसे संचालित हुई, जिसमें हम देख रहे हैं आज बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसका उपभोग। तो हम शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना और इसके अंतर्गत भाग 9। हमेशा की तरह वही ओवरव्यू, हमने जो पिछला पढ़ा वैश्विक अंतर संबंध, इस पर ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। 19वीं सदी की दुनिया कैसे बनी, यहां पर ब्रिटेन कैसे ताकतवर बना, इसको देखा हमने। और अब महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था में हम युद्धकालीन रूपांतरण देख चुके हैं और युद्धोत्तर सुधार के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उत्पादन और उपभोग को। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। उत्पादन और उपभोग के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसका उपभोग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस समय की अर्थव्यवस्था को अपन ने 4 चरणों में विभाजित किया था, जिसमें पहला चरण था 1918 से 1925 तक। इस बीच में पिछले घाटे से उभरने का समय था, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध या नेपोलियाई युद्धों के कारण जो यूरोप में घाटा हुआ था उससे उभरने का समय मिला।
ये युद्धोत्तर सुधार भी कहे जा सकते हैं हम, जिसमें हमने देखा था कि पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से होने लगा था। जो कृषि थी, जो खेत थे, वे दो लोगों की पूर्ति उस समय कर रहे थे युद्ध के दौर में। एक तो सिविलियंस की, वे नागरिक जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, आम जनता की, और दूसरा वे लोग जो युद्ध में भाग ले रहे थे सैनिकों का पेट भरने के लिए। तो उस समय कृषि अर्थव्यवस्था बहुत उछाल पर थी और इसी बीच जापान और भारत में भी उद्योग स्थापित हुए। अब बात करते हैं अपन इसके द्वितीय चरण की, जो 1925 से 1929 तक माना जाता है। इसे हम लाभ और समृद्धि का काल कहते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में यह बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद अगले वीडियोस में हम तीसरे और चौथे चरणों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। तो आप लोगों से हम पहले बात कर चुके हैं कि अमेरिका में, चूंकि अब अमेरिका ने विश्व युद्ध में भाग बहुत दिनों तक नहीं लिया था, उसने अपने आप को तटस्थ देशों के रूप में रखा था। बहुत बाद में वह युद्ध में शामिल हुआ जरूर, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। अमेरिका में सुधार की जो गति थी वो बड़ी तेजी से चल रही थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा, और यह फायदा क्यों पहुंचा? क्योंकि इसने यूरोप में युद्ध लड़ने वाले सभी देशों को कर्ज देकर रखा था। यह कर्जदाता देश बन चुका था। युद्ध जब चल रहा था यूरोप में, उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन उस झटके से वह बहुत जल्दी और बहुत तेजी से उभरने लगा। अर्थात 1920 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो थी वह तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी, और इतिहासकार इसको रोरिंग 20s के नाम से भी जानते हैं। अर्थात वह 20 का दशक जो शेर की तरह दहाड़ रहा था अमेरिका के संदर्भ में। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। उस कारण को या उस खासियत को कहते हैं वृहद उत्पादन। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला हालांकि 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में एक ऐसी पद्धति अपनाई गई जिसकी वजह से वहां पर वृहद उत्पादन का चलन शुरू हो गया। यही विशेषता, यही खासियत 1920 के दशक में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता बन गई। 1920 के दशक में हम देखते हैं अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन की ये बड़ी विशेषता बन गई थी, वृहद उत्पादन पद्धति। अमेरिका में यह वृहद उत्पादन पद्धति लेकर आए थे अमेरिका के कार निर्माता हेनरी फोर्ड, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं, तस्वीर में स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हेनरी फोर्ड जो कि एक किसान के, एक जमींदार के बेटे थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, लेकिन इन्होंने जिस कौशल के साथ में कार व्यापार को संभाला था वह अनुकरणीय है, वह प्रशंसनीय है। तो हेनरी फोर्ड को ये जो मास प्रोडक्शन है, ये जो वृहद उत्पादन है, इसकी प्रेरणा कहां से मिली? तो चलिए इसको देखते हैं अपन। होता क्या है कि एक बार हेनरी फोर्ड शिकागो जाते हैं, और शिकागो में जाते हैं बूचड़खाना। बूचड़खाना जहां पर जानवरों को मारा जाता है, वहां पर क्या है, बूचड़खाने में एक असेंबली लाइन की तर्ज पर वहां पर मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था इस तरह से, और मरे हुए जानवर जो कन्वेयर बेल्ट पर रखे रहते थे उसके दूसरे छोर पर मांस विक्रेता खड़े रहते थे, और वे अपने अपने हिस्से का मांस उठा करके ले जाया करते थे। इस चीज को देखकर हेनरी फोर्ड के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया, एक बल्ब जल गया। उन्होंने सोचा कि इस प्रक्रिया को अगर हम रिवर्सल ऑर्डर में कर दें तो निश्चित रूप से समय और पैसा दोनों के हिसाब से बड़ा किफायती होगा। तो उन्होंने क्या किया कि कन्वेयर बेल्ट लगाया, और उस कन्वेयर बेल्ट में असेंबली लाइन में काम करने के लिए मजदूरों को खड़ा किया। अब ये मजदूर जो थे कार के अलग अलग पार्ट्स पर काम करते थे, जैसे कार का किसी खास पुर्जे को लगाते रहना,
एक मजदूर है तो वो केवल हॉर्न लगाने का काम कर रहा है, एक मजदूर केवल चक्के लगाने का काम कर रहा है, एक मजदूर स्टीयरिंग लगाने का काम कर रहा है, एक मजदूर नट बोल्ट कसने का काम कर रहा है, और ये काम वो लगातार और बार बार करते जा रहा है और इस तरह से कार तैयार हो जाती। लेकिन जब ये मजदूर, ये श्रमिक, ये मैकेनिक लोग जब एक ही काम को बार बार करते तो डेफिनेटली थोड़ी सी थकावट, थोड़ी सी बोरियत आना स्वाभाविक है। और काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार क्या है। कभी कभी कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार को बढ़ा दिया जाता था। यह क्यों बढ़ा दिया जाता था? ताकि मजदूरों के काम करने की गति बढ़े, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े और कार जो है जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। अब इस प्रक्रिया में हुआ क्या कि कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़ा कोई मजदूर था, वह अपने काम में जरा सी भी ढील नहीं दे सकता था। कन्वेयर बेल्ट लगातार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अगर वो चाहे कि पल दो पल के लिए थोड़ा रेस्ट कर ले तो वह जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में वह अपने दूसरे मजदूर साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर वो बातचीत करता तो कन्वेयर बेल्ट में उसका काम आगे की तरफ सरक जाता और पूरा काम डिस्टर्ब हो जाता। तो काम करने के इस असेंबली लाइन तरीके का परिणाम यह हुआ कि हर 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार होने लगी। हर 3 मिनट में एक कार जब बनकर तैयार होने लगी, अर्थात अब जो कार बन रही थी वह इसके पहले की जो कार निर्माण की जो तकनीक थी उसके मुकाबले रफ्तार में कई गुना तेज थी। टी मॉडल नाम की यह कार जो थी वृहद उत्पादन पद्धति से बनी हुई पहली कार थी। यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरह की कार बनाई जाती थी जिसमें एक मजदूर केवल चक्के लगाने का काम कर रहा है, दोनों ओर खड़े हो जाते थे। एक मजदूर ये चक्का लगा रहा है, एक मजदूर ये चक्का कस रहा है, एक मजदूर हुड लगा रहा है, एक मजदूर स्टीयरिंग लगा रहा है, और यही काम वो लगातार बार बार करते जा रहे हैं। और इसकी वजह से कार निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें इतनी तेज गति आई कि 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार हो जाती। लेकिन इस कार को बनाने से श्रमिकों को क्या नुकसान हो रहा था, अब ये देखते हैं अपन। अब जब फोर्ड फैक्ट्री में मजदूरों ने इस असेंबली लाइन पर काम करना शुरू किया, बड़ा बोरिंग, बड़ा थकाऊ, बड़ा उबाऊ काम हुआ। शुरुआत में काम करने में उनको काफ़ी मुश्किल हुई। जब कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ा दी जाती तो उस नियंत्रण को, तो उस गति को, उस स्पीड को वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, स्पीड बढ़ा नहीं पा रहे थे, और मजदूर जो है बहुत परेशान थे, बहुत दुखी हो गए इस थकाऊ और उबाऊ काम से। अब इसके कारण हुआ क्या कि बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया, दूसरी फैक्ट्रियों में जाने लगे। लेकिन हेनरी फोर्ड थे, वो निराश नहीं हुए। उन्होंने एक नई प्रक्रिया अपना दी, उन्होंने एक नया प्रलोभन दे दिया। जनवरी 1914 में हेनरी फोर्ड ने आकर के कहा कि सारे मजदूरों की सैलरी डबल, यानी जो $2.5 पर काम कर रहे थे अब वो $5 प्रतिदिन पर काम करेंगे। इसके साथ साथ हेनरी फोर्ड ने मजदूरों को कार विक्रय में, जो बेचने में जो लाभ होता था, जो फायदा होता था, उसमें भी उनके काम के अनुपात में बोनस देने की बात की। तो अब हर मजदूर जो है 2 गुने से 3 गुने तक की सैलरी पाने लगा। अब इस वजह से वापस जो है श्रमिक अब कारखानों में लौटने लगे और उत्पादन धड़ल्ले से बहुत तेजी से होने लगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक काम और किया। हेनरी फोर्ड ने ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी कि आप किसी तरह की ट्रेड यूनियन वाली गतिविधियों में, यानी संगठन बनाकर काम नहीं करेंगे, और अगर संगठन बनाएंगे तो मेरे कारखाने में ये संगठनबाजी नहीं चलेगी। अब तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड की जो कमाई थी उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई। उसके मुनाफे में जो कमी आई थी, तनख्वाह बढ़ाने के कारण ज्यादा मात्रा में कारें बनने लगीं, और ज्यादा मात्रा में कारें बनने लगीं तो अमेरिका में चूंकि समृद्धि आई गई थी, दुनिया भर में अमेरिका के नागरिकों ने, अमेरिका के बैंकों ने, अमेरिकी सरकार ने लोन दे के रखा था, तो उन लोन का जो ब्याज आता था उसका पैसा उनके पास में था ही था, और इस वजह से वे लोग उतनी मात्रा में कारें खरीदने भी लगे। पहले जो कार आती थी वह बहुत ज्यादा महंगी आती थी, लेकिन जब हेनरी फोर्ड ने कार का उत्पादन शुरू किया और जब बहुत अधिक मात्रा में कारें बनने लगीं तो उन कार की कीमत भी कम हो गई। हमारे भारत में भी जैसे रतन टाटा जी ने टाटा नैनो कार लॉन्च की थी, जिसके बाद अल्प वेतन भोगियों ने भी
कार रखना शुरू कर दिया था। ठीक ऐसा ही उस दौर में अमेरिका में हुआ कि जब टी मॉडल की ये कार आई तो बहुत सारे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। हेनरी फोर्ड ने जो श्रमिकों का वेतन बढ़ाया था उससे लोगों को लगता था कि यह हेनरी फोर्ड का गलत फैसला है, लेकिन वेतन बढ़ने से मजदूरों ने बहुत ज़्यादा दम लगाकर काम किया और परिणाम यह हुआ कि कार बहुत अधिक मात्रा में बनने लगी, अर्थात लागत कम करने से उत्पादन बढ़ा, जिसके बारे में हेनरी फोर्ड कहते हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी लिया ही नहीं। इससे मजदूर भी प्रसन्न, हेनरी फोर्ड भी प्रसन्न और ग्राहक भी प्रसन्न, क्योंकि उनको अब सस्ते में कार मिल रही थी। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन की इस पद्धति को धीरे धीरे करके सारे अमेरिका ने अपना ली। फोर्ड ने उत्पादन की यह पद्धति शुरू की थी डेट्रॉयट में, जो कि वर्तमान में भी कारों का निर्माता शहर माना जाता है, और डेट्रॉयट से यह अमेरिका के विभिन्न राज्यों में इस बृहद उत्पादन पद्धति को अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही, यानी 1920 के दशक में ही मास प्रोडक्शन की इस पद्धति को यूरोपीय देशों के द्वारा भी नकल की जाने लगी। अब क्या हुआ कि यूरोप में भी जब इस पद्धति को अपनाई गई तो जो श्रमिक वहां पर काम करते थे उनके वेतन अच्छे हो गए तो अब वो लोग भी इस महंगी कार को खरीद सकते थे। मजबूत कार थी, टिकाऊ कार थी, इसको खरीदने के लिए वो लोग आगे आए और पूरे यूरोप में लोगों को इस कार को खरीदने के लिए होड़ मच गई। अगर हम अमेरिका की ही बात करें तो 1919 में प्रतिवर्ष 20 लाख कारों का निर्माण हुआ करता था टी मॉडल कार का, जो कि 1929 यानी 10 वर्षों में, 10 सालों के अंदर अंदर कार निर्माण 50 लाख तक पहुंच गया। इस तरह से आप खुद सोचिए कि 1919 में कारों की जो निर्माण क्षमता थी वह कम थी, 20 लाख कुल कार बनती थी। ये कारें महंगी भी होती थीं और जब कारों की संख्या बढ़ी, कारों का उत्पादन बढ़ा तो ये सस्ती भी हुई, और सस्ती हुई तो अब कारखानों में या अन्य वस्तुओं के कारखानों में काम करने वाले लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई, कार सस्ती हुई तो अब वो लोग कार खरीदने लगे। तो इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो केवल कार अकेले में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब लोग जो है वह समृद्ध होते जा रहे थे, क्योंकि फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा था, फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, तो इस वजह से अब इनके मन में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन इत्यादि खरीदने के लिए भी सपने आने लगे कि अब हम ये सामग्री भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी मास प्रोडक्शन पद्धति से होने लगा, असेंबली लाइन पद्धति से होने लगा, और यह मास प्रोडक्शन इनका होने लगा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इनका उत्पादन हो रहा है। जब ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा और लोगों के पास पैसा होगा तो वो खरीदेंगे भी, और वस्तु सस्ती भी मिल रही थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अमेरिका में भौतिक वस्तुओं का, कार का, टीवी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का खरीदने का बूम आ गया, मार्केट बूम करने लगा, और इसके लिए प्रणेता माना जाता है हेनरी फोर्ड को। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन पद्धति अपनाई और उससे कारों का उत्पादन प्रति 3 मिनट में एक कार का उत्पादन होने लगा। अब जब कार जो है ज्यादा मात्रा में बनने लगी तो उनके रेट कम हो गए, और जब रेट कम हो गए तो मजदूरों को तनख्वाह ज्यादा मिल रही थी। ज्यादा तनख्वाह मिलने के कारण अब ये मजदूर कार खरीद सकते थे। केवल कार ही नहीं, अब तो ये लोग फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सारी चीजें खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन अब बात क्या हो रही थी कि कुछ मजदूर ऐसे थे जिनके पास में उतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो अपना सामान खरीद सकें। तो उसके लिए एक नई पद्धति अपनाई गई। आजकल आप लोग देखते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स जो है, अगर उनको मोटरसाइकिल खरीदनी है और हमारी बचत उतनी नहीं कि मोटरसाइकिल खरीद पाए एक साथ, मोटरसाइकिल मान लो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आ रही है, तो उस पैसे को हम एक मुश्त नहीं दे सकते, तो हमको कंपनियां क्या करती हैं, बोलती हैं ईएमआई पे ले लो, किस्तों में ले लो। तो किस्तों में सामान खरीदने की प्रक्रिया को भी अमेरिका में अपनाया गया। तो ये किस्तों में जो सामान खरीदा जाता था इसको बोलते थे हायर परचेज पद्धति। हायर परचेज यानी हमारी इनकम है लो
और हमको परचेस करना है हायर कॉस्ट वाली वस्तुएं, ज्यादा कीमत वाली वस्तुएं, तो इसके लिए ईएमआई पद्धति मतलब किस्तों में सामान खरीदने के लिए भी वहां पर व्यवस्था की गई। चलिए देखते हैं हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। अब जब अमेरिका में, यूरोप में सारी जगहों पर वस्तुओं से बाजार भरा पड़ा था, खरीदारों की भी कमी नहीं थी, तो जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे उनको तो खूब ज्यादा सैलरी मिल रही थी और वो लोग इन चीजों को खरीद भी रहे थे। लेकिन काफी मजदूर ऐसे, काफी नागरिक, काफी मजदूर ऐसे थे जिनकी सैलरी इतनी नहीं थी या उनकी बचत इतनी नहीं थी कि वे एक साथ सारी चीजें खरीद सकें। तो उनके लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसको बोलते हैं हायर परचेज व्यवस्था, यानी कि लोग सारी चीजें कर्जे पर खरीद सकते हैं और उसकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों पर चुकाई जा सकती थी। इस प्रकार मकान निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। लोगों ने किस्तों में मकान बनाना शुरू कर दिया। मकान बनेगा तो मकान के सामने खड़ी करने के लिए कार लेना थी, कार भी किस्तों में मिल रही है। कार के साथ साथ लोगों को टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन लेना है, यह भी किस्तों में मिल रही है। तो इस तरह से इन सारे उपकरणों की मांगों में जबरदस्त वृद्धि हुई। अब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन होगा पूर्ति के लिए, और उत्पादन होगा तो चीजें, तो मार्केट वस्तुओं से भर जाएगा। अब यहां पर यह बात ध्यान देने लायक है कि घरों का निर्माण हो या खरीदारी हो, ये सारी चीजें ईएमआई पर की जा रही हैं, यानी कि किस्तों पर ही की जा रही थी, लोन के माध्यम से की जा रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं 1920 के दशक में अमेरिका में जो है आवास और निर्माण क्षेत्र में बूम आ गया। ये अमेरिकी संपन्नता का आधार अब पैदा हो चुका था, क्योंकि अमेरिका के लोग पूरी दुनिया भर में अपनी संपत्ति बना चुके थे। वहां से जो इन्होंने ऋण दिया था उसका ब्याज आ रहा था, तो पैसा ही पैसा था। उस पैसे का उपयोग उन्होंने मकान बनाने में किया, तो मकान निर्माण, आवास निर्माण, इस क्षेत्र में भी बूम आया। तो मकान के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी। तो जब निवेश करते लोग तो उसमें रोजगार, मकान अगर बनाएंगे तो मकान बनाने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। अब मकान बन जाएगा तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ेगा, उपभोक्ता वस्तुओं की जरूरत होगी। 1920 के दशक में पूरे अमेरिका में मकान निर्माण का बूम आ गया। लोग मकान बनाने लगे, नए नए मकान, अलग अलग डिजाइन्स के मकान बना रहे थे। मकान बना रहे थे तो उनको श्रमिकों की जरूरत थी। मकान बन जाते तो उस मकान में टीवी, फ्रिज, कूलर, कार रखने के लिए इन सामानों की जरूरत थी। इन सामानों को बनाने के लिए फैक्ट्रियों की जरूरत थी। इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। मजदूरों को रोजगार मिला, मजदूरों को रोजगार मिला तो पैसा मिला, पैसा मिला तो लोग नई नई चीजें खरीदने लगे। जैसे हम लोग रहते हैं ना कि मान लो हमारे पास कम पैसा है, हमारी आमदनी कम है, तो हम एक जोड़ी कपड़े में अपना काम चला लेंगे। लेकिन जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हम फिर मैचिंग के कपड़े लेने लगते हैं। शर्ट अगर मैचिंग की है तो उसके साथ में टाई मैचिंग की लेंगे। फिर अगर कपड़े लेंगे तो हम इत्र भी लेंगे, सेंट भी लगाना है हमको, सेंट लगाएंगे तो इसके बाद में फिर सारी चीजें मैचिंग की होगी। महिलाओं के लिए श्रृंगार सामग्री आएगी, लिपस्टिक वगैरह लगेंगी। अब जब ये सारी सामग्री की मांग बढ़ेगी तो इनकी फैक्ट्रियां लगेंगी, इनकी फैक्ट्रियां लगेंगी तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आएंगे, श्रमिक आएंगे, इन श्रमिकों को वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो ये फिर मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो फिर सामान खरीदेंगे, और इस तरह से मार्केट लगातार चलता रहेगा। यानी रोजगार भी मिल रहा है, सामानों की, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है और लोग खरीद भी रहे हैं, तनख्वाहें भी अच्छी हैं। तो इस तरह से अमेरिका की सरकार, अमेरिका के उद्योगपति, अमेरिका के नागरिक, अमेरिका के आम आदमी, चारों ओर पैसे में डूबे हुए लोग, संपन्नता में डूबे हुए लोग, पैसा ही पैसा, सामान बिक रहा है, सामान खरीद रहे हैं। अमेरिका में समृद्धि का बाजार सजा हुआ है। एक तरफ लोकल अमेरिका में ये बाजार भरा पड़ा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के जो बैंक हैं, अमेरिका के जो बड़े उद्योगपति हैं, वो दूसरे देशों को भी कर्ज देना शुरू कर दिए हैं अब, जो कि प्रथम विश्व युद्ध से जारी था 1923 के बाद। चलिए देखते हैं कि इन्होंने अन्य देशों को कर्ज दिया तो क्या हुआ। अब होता क्या है, 1923 में अमेरिका जो है वह शेष विश्व को दोबारा पूंजी का निर्यात करने लगा। अब आप देख रहे हो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो अमेरिका जो एक समय था ही नहीं, वो अमेरिका जो इन यूरोपियों का गुलाम बन गया था, अब वो अमेरिका दोबारा से शेष विश्व को पाल रहा है, दोबारा सारे विश्व को कर्जा दे रहा है।
और शेष विश्व यानी एशिया अफ्रीका पर तो यूरोपियों का कब्जा था, यानी ये अपना कर्ज किसको दे रहा था? यूरोपियन कंट्रीज को। तो अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद की और अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय में जबरदस्त वृद्धि हुई, जबरदस्त वहां पर सुधार हुआ। लेकिन अब जो है आना था टर्निंग पॉइंट। 1923 के बाद 1929 आता है और 1929 आते आते ये सारी दुनिया अमेरिका सहित एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिस संकट का अनुभव दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं किया था। दुनिया के बाजार वस्तुओं से भरे पड़े हैं, उस समय खरीदार जमकर खरीदी कर रहे थे, लेकिन 1929 तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि अब लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में बाजारों में सामान भरा पड़ा है, वस्तुएं बाजारों में लबालब हैं और खरीदार है ही नहीं। और इसकी वजह से यूरोप, अमेरिका निराशा के दौर में जाने लगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक दौर था जब भारत और चीन का दबदबा था, लेकिन भारत और चीन ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों को परेशानी हो। यानी हमने कभी कॉलोनी बनाई नहीं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि रेशम मार्ग का पतन हो गया और यूरोपियंस को अमेरिका मिल गया और हम लोग जो है पिछड़ गए। यूरोपीय जो है आगे बढ़े, खासकर ब्रिटेन आगे बढ़ा, और जब ब्रिटेन आगे बढ़ा तो लेकिन अति का अंत हुआ। ब्रिटेन ने जिस तरह से पूरी दुनिया में लूट मचाई थी, उसको प्रथम विश्व युद्ध में उसका खामियाजा भोगना पड़ा और प्रथम विश्व युद्ध में वह जीतने के बावजूद भी बहुत बुरे तरीके से कर्जे में फंस गया। उसने कर्जा लिया हुआ था अमेरिका से, यानी अब ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो गया। अब आता है अमेरिका। अब अमेरिका भी लालची देश है। अब अमेरिका भी जो है बड़ा ही स्वार्थी देश माना जाता है। अमेरिका ने सारी दुनिया को संपत्ति बांटी, युद्ध के दौरान हथियार बेचना शुरू कर दिए उसने। उसमें युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों को हथियार बेचे और कर्ज तो उसने मित्र राष्ट्रों को भी दिया और बाद में धुरी राष्ट्रों को भी दिया। मतलब युद्ध लड़ने वाले सभी लोगों को उसने कर्ज बांटा और इतना कर्ज बांटा कि पूरी दुनिया अमेरिका की कर्जदार हो गई और अमेरिका कर्जदाता देश हो गया, अमेरिका डॉन बन गया। अमेरिका ने बृहद उत्पादन की पद्धति अपना ली। बृहद उत्पादन पद्धति को यूरोप ने कॉपी किया। अब यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जबरदस्त उत्पादन शुरू हो गया। यह उत्पादन हो रहा था फैक्ट्रियों में और मार्केट वस्तुओं से भरा पड़ा था, कृषि उत्पादों से मार्केट भरा पड़ा था। लेकिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से यह पूरी जो समृद्धि थी एक झटके में नीचे आ जाती है। उसको कहते हैं वैश्विक आर्थिक महामंदी। तो जब तक मैं चलता हूं अगले कंटेंट को तैयार करने के लिए, आप लोगों की बारी है। इस कंटेंट को आप लोग कितना समझ पाए हैं उसका परीक्षण आपको खुद ही करना है इन प्रश्नों का उत्तर देकर के। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर निकालिए और मैं चलता हूं यह जानने के लिए कि यह जो आर्थिक समृद्धि का बड़ा बूम आया था, यह बुलबुला जो बना था, यह बुलबुला बस्ट कैसे हो गया, फूट कैसे गया और दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ कैसे गई। तो चलिए आप लोग देखिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, हल करिए इन सवालों को और मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे जैसे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ता है आप लोगों से मुलाकात करने का, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने का। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।